बच्चों, हम लोग सपनों से के दिन गुरदयाल सिंह का गुरदयाल सिंह अपनी बचपन की यादों को हमारे सामने शेयर किए हैं। एक छोटा सा लेख लिख के उसको हम लोग अभी पढ़ रहे थे। अपनी इस कहानी की आगे के अंक को हम लोग देखते हैं। हर वर्ष अगली श्रेणी में प्रवेश करते समय मुझे पुरानी पुस्तकें मिला करती। हमारे हेडमास्टर शर्मा जी एक लड़के को उसके घर जाकर पढ़ाया करते थे। वे धनाढ़ लोग थे। उनका लड़का मुझसे 1-2 साल बड़ा होने के कारण मेरे से एक श्रेणी आगे रहा। हर साल अप्रैल में जब पढ़ाई का नया साल आरंभ होता तो शर्मा जी उसकी 1 साल पुरानी पुस्तकें ले आते। हमारे घर में किसी को भी पढ़ाई में दिलचस्पी न थी। यदि नई किताबें लानी पड़ती तो शायद इसी बहाने पढ़ाई 3री-4थी श्रेणी में ही छूट जाती। कोई 7 साल स्कूल में रहा तो एक कारण पुरानी किताबें मिल जाना। कापियों, पेंसिलों, होल्डर या स्याही दवात में भी मुश्किल से 1-2 रुपए साल भर में खर्च हुआ करते थे। परंतु उस जमाने में 1 रुपया भी बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। 1 रुपये में 1 सेर घी आया करता और 2 रुपये में 1 मन यानी 40 किलो गंदम। इसी कारण खाते पीते घरों के लड़के ही स्कूल जाया करते थे। हमारे 2 परिवारों में मैं पहला लड़का था जो स्कूल जाने लगा। शर्मा जी जो थे वो उनको कहीं किसी पैसे वाले घर के बच्चे को ट्यूशन पढ़ाते थे और उसकी पुरानी किताबें उससे 1 साल हमारे लेखक जो थे इनसे 1 साल 2 साल क्लास में आगे था, उसकी पुरानी पुस्तकों को देते थे और उससे ये पढ़ाई करते थे। बोले ना कि पहले हम लोगों ने पढ़ा लेसन में कि ये आढ़तिये और परचुनिये के बच्चे भी नहीं पढ़ा करते थे। मीन्स उन्हीं लोग को पैसे वाला माना जाता था, जिनकी दुकानें होती थी, बिजनेस करते थे। तो उसी तरह पैसे वाले परिवार का, धनाढ़ परिवार का बच्चा था और उसकी किताबें ला के देते थे, उसी से पढ़ाई करते रहे। और पहले के समय में इतना नहीं कि जेल पेन और ये पेन वो पेन, सिंपल इंक से स्याही जो है वो वाली पेन चलती थी या स्याही बना के लोग लिखते थे उससे टिप करके। तो बहुत ज़्यादा खर्चे पेन पेंसिल में नहीं आते थे। तो उस समय पूरे साल की पढ़ाई में 1-2 रुपया खर्च होता रहा। तो लेखक बोलते हैं कि अगर हमारे लिए पुस्तकें खरीदना होता, कॉपियाँ खरीदना होता और ये सब खर्चे उठाने होते तो शायद मैं भी आगे की पढ़ाई नहीं करता, मेरे लिए भी पढ़ना मुश्किल हो जाता। परंतु किसी भी नई श्रेणी में जाने का ऐसा चाव कभी भी महसूस नहीं हुआ जिसका जिक्र कुछ लड़के किया करते। अजीब बात थी कि मुझे नई कापियों और पुरानी पुस्तकों में से ऐसी गंध आने लगती कि मन बहुत उदास होने लगता था। किताबें, नई किताबों की अलग महक होती है और पुरानी की अलग। यूज़ की हुई बैग में रखा हुआ, कोई लंच के साथ रखा, कोई कुछ के साथ। हम लोग को भी ये एक्सपीरियंस है, बच्चों की कॉपियाँ चेक करते हैं तो कोई लंच उसी में रखा है तो अजीब सी स्मेल आ रही है। किसी का साफ़ कॉपी अच्छे से बच्चा रखा है तो उसको छूने के बाद नहीं लगता है कि सब हाथ साफ़ करने की ज़रूरत है। तो ऐसे इसी तरह की नई बुक की अलग महक होती है, तो अलग अलग सुगंध आती थी। इसका ठीक कारण तो कभी समझ में नहीं आया, परंतु जितनी भी मनोविज्ञान की जानकारी है, इस अरुचि का कारण यही समझ में आया कि आगे की श्रेणी की कुछ मुश्किल पढ़ाई और नए मास्टरों की मारपीट का भय ही कहीं भीतर जमकर बैठ गया था। क्लास में अगली कक्षा का उत्साह ना यही कि पढ़ाई और भी कठिन है। जैसे जैसे क्लास आगे जाता है तो क्या पढ़ाई और भी टफ होती जाती है, मुश्किल होती जाती है। तो ये डर और पढ़ाई करेंगे, पढ़ना पड़ेगा और नहीं पढ़ेंगे तो टीचर लोग पिटाई करेंगे। पहले बोले ना कि पहले पिटाई ज़्यादा होती थी, जिस पे अब रोक लग गया है कि नहीं मारना है, कानूनन अपराध है बच्चों को स्कूल में मारना। तो उस समय मार के डर से कोई उत्साह नहीं रहता रहा नई कक्षा में जाने का। सभी तो नयन होते थे, परंतु 2-3 हर साल ही वह होते जो कि छोटी श्रेणी में नहीं पढ़ाते थे। कुछ ऐसी भी भावना थी कि अधिक अध्यापक 1 साल में ऐसी अपेक्षा करने लगते कि जैसे हम हरफल मौला हो गए। यदि उनकी आशाओं पर पूरे नहीं हो पाते तो कुछ तो जैसे चमड़ी उधेड़ देने को तैयार रहते। इन्हीं कुछ कारणों से केवल किताबों, कापियों की गंध से ही नहीं, बाहर के बड़े गेट से 10-15 गज दूर स्कूल के कमरों तक रास्ते के दोनों ओर जो अलियार के झाड़ उगे थे,
उनकी गंध भी मन उदास कर दिया करती है। मतलब स्कूल का नाम लेते ही, गेट देखते ही, किताबों को देखते ही मन उदास हो जाता रहा, क्योंकि सोचो कितना दहशत था मार का डर कि टीचर नहीं कुछ किया या जो चाहते हैं उनके अनुसार नहीं हुआ तो तुरंत पिटाई स्टार्ट करते रहे। पहले मुर्गे बनाना, एक पैर पे खड़ा करना, ऐसा ऐसा पनिशमेंट दिया तरह, दोनों हाथ ऊपर करके खड़ा करना, वो ऐसा ऐसा कष्ट वाला पनिशमेंट रहता था कि बच्चा एकदम मजबूर होके पढ़ता ही था। परंतु स्कूल एक दो कारणों से अच्छा भी लगने लगा था। मास्टर प्रीतम चंद जब हम स्काउटों को परेड करवाते तो लेफ्ट राइट की आवाज़ का मुंह में ही विसल से मार्च कराया करते। फिर राइट टर्न या लेफ्ट टर्न या अबाउट टर्न करके छोटे छोटे बूटों की एड़ियों पर दाएं बाएं या एकदम पीछे मुड़कर बूटों की ठक ठक करते अकड़ कर चलते तो लगता जैसे हम विद्यार्थी नहीं बहुत महत्वपूर्ण आदमी हो, फौजी जवान जैसा। पिछले बार हम लोग पढ़े थे ना, तंगा लिए जा रहे हैं, ऐसा शाबाश कह देते रहे करने के बाद तो उन बच्चे खुश हो जाते थे। तो ऐसा नहीं था कि लेखक बोल रहे हैं कि हमेशा स्कूल खराब ही लगता था। नहीं पढ़ने वाले बच्चों को क्या है, स्पोर्ट्स गेम ये सब बहुत अच्छा लगता है कि चलो पूरे टाइम। और जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो अभी भी कहते हैं, अभी आप लोग के साथ में ही देखिए कि जो पढ़ने वाले बच्चे हैं अगर उनका वर्क कंप्लीट नहीं है या पढ़ना चाहते हैं तो बोलते हैं नहीं मैम क्लास में ही ठीक है। तो वैसे ही बोलते हैं लेखक कि हर समय ऐसा नहीं था स्कूल, कोई समय ऐसा भी क्षण आता था जब हम लोगों को स्कूल अच्छा लगता था। वो समय यही प्रैक्टिस का था, एनसीसी वगैरह जो भी प्रैक्टिस स्काउट की होती थी उस समय का बात बता रहे हैं। दूसरे विश्व युद्ध का समय था, परंतु हमारी नाभा रियासत का राजा अंग्रेजों ने 1923 में गिरफ्तार कर लिया था और तमिलनाडु में कोडाई कैनाल में ही जंग शुरू होने से पहले उसका देहांत हो गया था। उस राजा का बेटा कहते थे अभी विलायत में पढ़ रहा था, इसलिए हमारे देसी रियासत में भी अंग्रेज की ही चलती थी। फिर भी राजा के न रहते अंग्रेज हमारी रियासत के गांव में जबरन भर्ती नहीं कर पाया था। लोगों को फौज में भर्ती करने के लिए जब कुछ अफसर आते तो उनके साथ कुछ नौटंकी करने वाले भी हुआ करते। वे रात को खुले मैदान में शामियाने लगाकर लोगों को फौज के सुख आराम बहादुरी के दृश्य दिखाकर आकर्षित किया। अभी क्या है, लोगों के पास जॉब नहीं है तो कहीं भी चले जाओ, फौज में भी नहीं हो रहा है, लोग जाना चाह रहे हैं। लेकिन पहले क्या था, पहले गरीब घर के बच्चे ज़्यादा फौज में जाते थे, गरीब परिवार से कि वहाँ और कोई जाना नहीं चाहता था, इसलिए क्या है उसकी सुख सुविधाएं नौटंकी अधिकारी लोग गांव में जाते थे और फौज के बारे में बताते थे कि फौज में भर्ती हो गए तुम्हें ये सुविधा मिलेगी, वो सुविधा मिलेगी, इतना अच्छा होता है, और उसकी सुविधाओं के बारे में बताते थे जिससे लोग आकर्षित होकर फौज में भर्ती होते थे। नहीं तो लोगों को डर था, अरे नहीं जाएंगे नहीं मर जाएंगे, ऐसा था, तो फौज में भर्ती होते थे। उनका एक गाना अभी भी याद है, कुछ मस्खरे अजीब सी वर्दियां पहने और अच्छे बड़े फौजी बूट पहने गाया करते थे। भर्ती हो जा रे रंग रूट, भर्ती हो जा रे, अठे मिले से टूटे लीतर उठे मिले दे बूट, भर्ती हो जा रे रंग रूट, अठे पहन से फटे पुराने उठे मिलेंगे सूट, भर्ती हो जा रे रंग रूट। मतलब ऐसे कपड़े उपड़े पहने हो, पंजाबी में गाते थे कि ये फटे पुराने जो कपड़े पहने हो इसके बदले में सूट बूट तुम्हें मिलेगा और फौज में भर्ती हो जाओ, उसकी सुख सुविधाओं के बारे में बताते हैं। इन्हीं बातों से आकर्षित हो कुछ नौजवान भर्ती के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि पैसा ही जीवन में सब कुछ है। लोग जो लोग परेशानी में रहते हैं, जिनके पास इतनी खेती नहीं रहती, जिनका जीवन मुश्किल रहता है, वो लोग फौज में भर्ती हो जाते हैं। कभी कभी हमें भी महसूस होता कि हम भी फौजी जवानों से कम नहीं। धोबी की धुली वर्दी और पॉलिश किए बूट और जुराबों को पहने जब हम स्काउटिंग की परेड करते तो लगता हम फौजी हैं। जुराबे मतलब मोजे, ठीक है, तो साफ कपड़े जूते मोजे पहन के तैयार होके चलते तो हम भी किसी फौजी से कम नहीं, उसी में संतोष हो कर लेते कि मैं भी फौजी जैसा ही लगता। मास्टर प्रीतम चंद को स्कूल के समय में कभी भी हमने मुस्कुराते या हंसते ना देखा था। मुस्कुराते हंसते नहीं देखा था, यानी बहुत स्ट्रिक्ट थे पीटी मास्टर जो थे। उनका ठिगना कद, दुबला पतला परंतु गठीला शरीर,
माता के दागों से भरा चेहरा और बाज सी तेज आंखें, खाकी वर्दी, चमड़े के चौड़े पंजों वाले बूट, सभी कुछ ही भयभीत करने वाला हुआ करता था। उनके बूटों की ऊंचाई एड़ियों के नीचे भी खुरियां लगी रहती थी, जैसे तांगे के घोड़े के पैरों में लगी रहती है। अगले हिस्से में पंजों के नीचे मोटे सिरों वाले कील टुके होते थे। यदि वह सख्त जगह पर भी चलते तो खुरियों और कीलों के निशान वहाँ भी दिखाई देते। हम ध्यान से देखते, इतने बड़े और भारी बूट पहनने के बावजूद उनके टखनों में कहीं मोच तक नहीं आती थी। उनको देखकर हम यदि घर वालों से बूटों की मांग करते तो माँ बाप यही कहते कि टखने टेढ़े हो जाएंगे, सारी उम्र सीधे ना चल पाओगे। वो पीटी मास्टर के जूते का वर्णन कर रहे हैं कि ऐसे जूते पहनते थे, नीचे सोल वोल अलग से लगी रहती रही, बहुत कीले लगी रहती रही, जिससे वो चलते रहे टाइट ज़मीन पे, कड़ी ज़मीन पे भी चलते रहे, ठक ठक की आवाज़ और निशान बन जाता था। और बच्चा, जैसे आप लोग भी स्पोर्ट्स टीचर में देख रहे हैं, कुछ ऐसा है कि ऐसा ड्रेस चाहिए, ऐसा सूट चाहिए, तो घर से डिमांड करते हो। वैसे वो भी देखें तो अपने माँ बाप पेरेंट्स से बोलें कि हमको भी वैसे ही बूट खरीदिए जैसा कि मेरे सर पहनते हैं। तो वो लोग बोले कि उसको पहनोगे तो तुम्हारे टखने दर्द करने लगेंगे कि उम्र भर परेशान रहोगे, चल नहीं पाओगे, यानी भारी जूते पहनकर। मास्टर प्रीतम चंद से हमारा डरना तो स्वाभाविक था, परंतु हम उनसे नफरत भी करते थे। कारण तो उसका मारपीट था। हम सभी को, जो मेरी उम्र के हैं मतलब, वह दिन नहीं भूल पाया जिस दिन वह हमें चौथी श्रेणी में फारसी पढ़ाने लगे थे। हमें उर्दू का तो तीसरी श्रेणी तक अच्छा अभ्यास हो गया था, परंतु फारसी तो अंग्रेजी से भी मुश्किल थी। अभी हमें पढ़ते एक सप्ताह भी न हुआ होगा कि प्रीतम चंद ने हमें एक शब्द रूप याद करने को कहा और आदेश दिया कि कल इसी घंटी में ज़बानी सुनेंगे। हम सभी घर लौटकर रात देर तक उस शब्द रूप को बार बार याद करते रहे, परंतु केवल 2-3 ही लड़के थे जिन्हें आधी या कुछ अधिक शब्द रूप याद हो पाया। दूसरे दिन बारी बारी सबको सुनाने के लिए कहा तो एक भी लड़का न सुना पाया। तभी मास्टर जी गुर्राए, सभी कान पकड़ो। शब्द रूप बोले ना, आज़ादी के पहले अंग्रेजी, हिंदी और उर्दू तीनों भाषा हम लोग पढ़ते थे, ठीक है। इसी यही कारण है कि पहले के लोग, उस समय के लोग इंग्लिश भी अच्छा जानते थे, उर्दू भी अच्छा जानते थे, हिंदी तो उनको जानना ही था। तो बता रहे हैं कि प्रीतम चंद अच्छे तो थे ही, लेकिन बच्चे चिढ़ते रहे, मारने पीटने वाले टीचर को बहुत लोग पसंद नहीं करते हैं, स्टूडेंट लोग। तो बोले कि हम लोग चिढ़ते भी थे, और एक शब्द रूप उर्दू तो समझ में आ जाती है, लेकिन फारसी अंग्रेज़ों का राज था, इसलिए फारसी भी हम लोगों को उर्दू के साथ फारसी भी पढ़ने का था। तो उसका कोई शब्द रूप याद करने के लिए दिए, जिसको पूरे क्लास के बच्चे नहीं सुना पाए। इससे क्लास में अगर 1, 2, 10 बच्चे सुना देते हैं, टीचर उतना गुस्सा नहीं होता कि चलो किसी ने तो मेरा सुना या पढ़ा। लेकिन अगर पूरा का पूरा क्लास गोल है तो कुछ ज़्यादा ही गुस्सा करते हैं आज भी, कि होमवर्क दिया गया या लर्न करने के लिए दिया गया, किसी ने नहीं पढ़ा। तो वैसे ही प्रीतम चंद जी बहुत तेज गुर्राए, यानी गुस्साए, और कहें सभी कान पकड़ो। हमने झुककर टांगों के पीछे से बाहें निकालकर कान पकड़े तो वह गुस्से से चीखे, पीठ ऊंची करो, यानी मुर्गा बनाते रहें तो भी नहीं कि आराम से कान पकड़े, उसको ऐसा बहुत बैठ कर नहीं, आधा खड़े होके बनाना है, जिससे कि तुमको तकलीफ हो। पीठ ऊंची करके कान पकड़ने से 3-4 मिनट में ही टांगों में जलन होने लगती। मेरे जैसे कमज़ोर तो टांगों के थकने के कान पकड़े हुए ही गिर पड़ते। जब तक मेरी और हरबंस की बारी आई, तब तक हेडमास्टर शर्मा जी अपने दफ्तर से आ चुके थे। जब हमें सज़ा दी जा रही थी तो उसके कुछ समय पहले शर्मा जी स्कूल की पूरब की ओर बने सरकारी अस्पताल में डॉक्टर कपलास से मिलने गए थे। वह दफ्तर के सामने की ओर चले आए। आते ही जो कुछ उन्होंने देखा वह सहन नहीं कर पाए। शायद यह पहला अवसर था कि वह पीटी प्रीतम चंद की उस बर्बरता को सहन न कर पाए, बहुत उत्तेजित हो गए। कौन से टीचर आए? हेडमास्टर शर्मा। जैसे अभी भी
हेडमास्टर नहीं चाहते कि आप लोग को पिटाई, ठीक है। तो उस समय भी निर्दयियों की तरह टीचर लोग मारते थे। तो ये पनिशमेंट जो प्रीतम चंद जी दिए थे, हेडमास्टर वहाँ से पास से गुजरे, तो उनको देख के ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि बच्चों को इतना कठिन पनिशमेंट जो है दिया गया है। वो देख करके नाराज़ होते हैं। प्रीतम चंद की बर्बरता, ये जो अत्याचार बच्चों के ऊपर कर रहे थे, वो सहन नहीं कर पाए और बहुत उत्तेजित हो गए। व्हाट आर यू डूइंग, इज इट द वे टू पनिश। अपने ढंग को समझाने लगे कि बच्चों को बहुत तकलीफ हो रहा है, आप लोग इंग्लिश तो समझ ही गए होंगे, पनिशमेंट देने का तरीका नहीं है। आप कोर्स क्लास स्टाफ इटेंशन। हमें तब अंग्रेजी नहीं आती थी, क्योंकि उस समय 5वीं श्रेणी से अंग्रेजी पढ़ानी शुरू की जाती थी। पहले बच्चे छोटे क्लास में ही नहीं पढ़ते थे, क्लास 5th में समझदार थोड़ा हो जाते रहे तब उनको इंग्लिश पढ़ाई जाती है। परंतु हमारे स्कूल के 7वीं 8वीं श्रेणी के लड़कों ने बताया था कि शर्मा जी ने कहा, क्या करते हैं, क्या 4थी श्रेणी को सजा देने का यह ढंग है, इसे फौरन बंद करो। वो नाराज हो जाते हैं और हमारे जो कैसे बचपन की यादों को शेयर कर रहे हैं। देखिए, हर क्षण क्षण वो याद कर रहे हैं लेकर, ऐसा हुआ, ये टीचर ऐसा किए। हमें शर्मा जी गुस्से से कांपते बरामदे से ही अपने दफ्तर में चले गए थे। फिर जब प्रीतम चंद कई दिन स्कूल नहीं आए तो यह बात सभी मास्टरों की जुबान पर थी कि हेडमास्टर शर्मा जी ने उन्हें मुअत्तल करके अपनी ओर से आदेश लिखकर मंजूरी के लिए हमारी रियासत की राजधानी नाभा भेज दिया। वहाँ हरजीलाल नाम के महकमाए तालीम के डायरेक्टर थे, जिनसे ऐसे आदेश की मंजूरी आवश्यक थी। उस समय उनको पनिशमेंट देने के उसमें अपराध में वहाँ से मुअत्तल कर दिया, जो भी सस्पेंड करना जिसको बोलते हैं, वो करके उनको लेटर लिखकर भेज दिया गया और वो स्कूल आना बंद कर दिए थे। उस दिन के बाद यह पता हुए भी कि पीटी प्रीतम चंद जी को जब तक नाभा से डायरेक्टर बहाल नहीं करेंगे तब तक वह स्कूल में कदम नहीं रख सकते। यानी उनका लेटर लिख के फॉरवर्ड कर दिया गया था, जहाँ जो मेन हेड ऑफिस था स्कूल का या जो भी था, और वहाँ से जब उनको बहाल करना मतलब ओके नहीं किया जाएगा कि आप काम करने जाइए या ज्वाइन कीजिए, तब तक वो नहीं आएंगे। जब भी फारसी की घंटी बजती तो हमारी छाती धक धक करती, फटने को आती। परंतु जब तक शर्मा जी स्वयं या मास्टर नौहरिया राम जी कमरे में फारसी पढ़ाने ना आ जाते, हमारे चेहरे मुरझाए रहते, डरते रहते। लेकिन शर्मा जी जो हेड मास्टर थे और मास्टर नौहरिया, उन लोग को फारसी पढ़ाने आते थे। फिर कई सप्ताह तक पीटी मास्टर स्कूल नहीं आए। पता चला कि बाजार में एक दुकान के ऊपर उन्होंने जो छोटी छोटी खिड़कियां वाला चौबारा किराए पर ले रखा है, वहीं आराम से रह रहे हैं। कुछ 7वीं 8वीं के विद्यार्थी हमें बताया करते हैं कि उन्हें मुअत्तल होने की रत्ती भर भी चिंता नहीं थी। पहले की तरह ही आराम से पिंजरे में रखे 2 तोतों को दिन में कई बार भिगो कर रखे बादामों की गिरियों का छिलका उतारकर उन्हें खिलाते, उनसे बातें करते रहते हैं। उनके वे तोते हमने भी कई बार देखे थे। हम उन बड़ों लड़कों के साथ उनके चौबारे में गए थे, जो लड़के पीटी साहब के आदेश पर उनके घर का काम करने जाया करते। परंतु हमारे लिए यह चमत्कार ही था कि जो प्रीतम चंद बिल्ला मार मार कर हमारी चमड़ी तक उधेड़ देते थे, वह अपने तोतों से मीठी मीठी बातें कैसे कर लेते हैं थे। क्या तोतों को उनकी दहकती बुरी आंखों से भय न लगता? हमारी समझ में ऐसी बातें तब नहीं आ पाती, बस एक तरह इन्हें अलौकिक ही मानते हैं। प्रीतम चंद जी ऐसा नहीं था कि उनको चिंता थी कि जल्दी से हमको बहाल किया जाए नौकरी के लिए और हम जाएं ज्वाइन करें, ऐसा नहीं था। वो अपनी दुनिया में ही खुश थे। कुछ लोग बताए कि बच्चे जो उनके घर आते जाते रहे, पहले समय में क्या था, आज भी है, स्कूल में नहीं यूनिवर्सिटी में है, जो प्रोफेसर लोग होते हैं जिनके अंडर में रिसर्च वगैरह लोग करते हैं, तो वो लोग प्रोफेसर लोग अपने स्टूडेंट से, स्कॉलर्स जो थे रहते हैं, उनसे अपने घर के काम, अपनी ज़रूरत की चीज़ें मंगवाते हैं, काम लेते हैं।
वैसे पुराने समय में भी क्या था कि स्टूडेंट है, आसपास जाना सुना है तो लोग अपना अपना काम करवाते रहे बच्चों से कह के कि मेरा ये काम कर दो। उस तरफ प्रीतम चंद भी क्योंकि डरावने थे, मारते पीटते थे, तो कुछ बच्चों को प्यार भी करते थे। जिनको प्यार करते थे वो ज़्यादा खुश रहते रहे और उनसे अपने घर का काम वाम लेते थे। तो वो बच्चे बताते हैं कि उनको किसी चीज़ की परवाह नहीं, वो चाहते नहीं हैं, ऐसा नहीं है कि वो चाहते हैं कि जल्दी से उनको बहाल किया जाए, वो यानी स्कूल जाने का भी इच्छा नहीं है, ऐसा नहीं चाहते हैं। और वो स्कूल छोड़ने के बाद 2 तोते पिंजड़े में पाले, इतने खूंखार टीचर हो कर के भी अपने जो तोते पाले हैं उनको प्यार से बादाम छील कर खिला रहे हैं। मतलब वो देख के उनके डरावने चेहरे, उनका चेहरे का वर्णन था ना कि चेचक के दाग, बुरी आंखें, और ऐसा वर्णन किया था कि ऐसा चेहरा लिए हुए क्या वो तोते डरते नहीं, या उनके मन के जो भाव हैं वो कैसे इतना प्रेम से। हमारी समझ में ऐसी बातें तब नहीं आ पाती, बस एक तरह इन्हें अलौकिक ही मानते हैं। अलौकिक मतलब जो दिखाई ना दे, कि ये जो हमको दिखाई नहीं देता ये अलौकिक है, कि ऐसा भी ये प्रीतम चंद जी कर सकते हैं। तो प्रस्तुत पाठ में गुरदयाल सिंह अपने बचपन के हर क्षण को, बचपन में खेलने से लेकर के ननिहाल जाना, होमवर्क करना, स्कूल में प्रवेश लेना, टीचर की पिटाई खाना, पढ़ाई ना करना, और उनको पीटने के बाद टीचर के क्या हुआ उसका तक का वर्णन हमको किए और हमको बताए कि हमारे साथ क्या क्या हुआ। तो आज हम लोग इस पाठ को समाप्त कर दिए, ठीक है। पाठ का समरी अब हम आप लोग से सुनेंगे। कोई एक बच्चा खड़ा होकर के हमको सुनाएगा।